हा, लक्ष द्या. मागच्या क्लासमध्ये आपण हायजनचा प्रिन्सिपल आणि वेव्हफ्रंट हा कॉन्सेप्ट समजून घेतला. ठीक आहे, काल मी व्हिडिओ अपलोड केला नाही कारण ते लॅग करत होतं त्याच्यामध्ये. ठीक आहे, तर एकदा फास्ट ट्रॅक रिव्हिजन आपण त्याची घेऊन घेऊया. सर्वात आधी आपण टर्म स्टडी केली होती वेव्हफ्रंट. वेव्हफ्रंट काय असते की कुठलाही सोर्स ऑफ लाईट जेव्हा तुमच्याकडे आहे तर त्या सोर्स ऑफ लाईटची ॲबिलिटी हे आहे की तो वेव्हज इमिट करेल अकॉर्डिंग टू हायजन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. सगळ्या डायरेक्शन मध्ये तो काय करेल, वेव्हजला इमिट करेल. हा सोर्स सध्या एका होमोजिनियस मीडियम मध्ये ठेवलेला आहे, म्हणजे सगळ्या डायरेक्शन मध्ये त्या लाईटची जी स्पीड असेल ते एकसारखी असेल. मग मी काय केलं, या सोर्स पासून इक्वी डिस्टन्स वरती काही पॉइंट इमॅजिन केले. जसं की हा पॉइंट आहे, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 आणि 5. तर जर समजा इथून निघलेली एक वेव इथं पोहोचण्यासाठी काहीतरी टाइम लागत असेल, लेट से टी टाइम, तो सेम टाइम में वेव इस पॉइंट पे पहुंचेगी, सेम टाइम में इस पॉइंट पे पहुंचेगी, सेम टाइम में इस पॉइंट पे पहुंचेगी, और वो सेम फेज में होंगी. यहां पे पहुंचने वाली वेव का अगर फेज 2π होगा तो इस पार्टिकल पर पहुंचने वाली वेव का फेज भी क्या होगा, 2π. तो हम क्या करेंगे, उन सभी पॉइंट को जोड़ेंगे, जो पॉइंट्स मीडियम के, वो पार्टिकल जो कैसे है, सेम फेज में, वो पार्टिकल जहां पे वेव्स साइमल्टेनियसली पहुंची है, उन पार्टिकल्स को जोड़ने के बाद जो उन पार्टिकल का जो लोकस होगा उसको हम क्या कहेंगे, वेव फ्रंट. डेफिनेशन हमने बना दी. व्हाट इज वेव फ्रंट? इट इज द लोकस ऑफ all the points of medium, locus of all the points of medium at which wave reaches simultaneously, यानी कि एक ही समय पे wave reaches simultaneously such that they are in a same phase. ठीक है, इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे उसको, वेव फ्रंट. जैसे मान लीजिए आपने कोई पानी है, तालाब है कोई, और उसमें आपने पत्थर डाल दिया, पत्थर लिया हेवी सा, उसमें डाल दिया. जैसे ही वो पत्थर इस पानी में गिरेगा तो आपने देखा होगा पानी के सरफेस के ऊपर रिपल्स बनते हैं, सर्कुलर रिपल्स जो आगे 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 बढ़ते हैं. तो उस रिपल का आप हर एक पॉइंट लेंगे, पानी के सरफेस पे आपने उन सब पॉइंट को जोड़ लिया. ठीक है, तो ये सब पॉइंट कैसे है, उस सोर्स से इक्वी डिस्टेंस पे है और सेम फेज में होंगे. एक उस पूरे रिंग का हर पार्टिकल अगर ऊपर है तो सरकमफरेंस के ऊपर का हर पार्टिकल आपको सेम फेज में मिलेगा ना. तो ये क्या कहलाएगी, उसकी वेव फ्रंट. और वो वेव फ्रंट आगे आगे बढ़ रही है, थोड़ी देर में वो रिंग और आगे जाएगी, थोड़ी देर में वो रिंग और आगे जाएगी. तो बेसिकली यही वेव फ्रंट है जो आगे आगे बढ़ रही है, हमने कल के क्लास में देखा था. फिर हमने कहा था इस वेव फ्रंट के अलग अलग टाइप्स है. कौन कौन से टाइप्स की वेव फ्रंट होती है, स्पेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट एंड प्लेन वेव फ्रंट. वेव फ्रंट कौन सी कैटेगरी की होगी, ये डिपेंड करता है कि वो किस सोर्स से ओरिजिनेट हुई है, किस सोर्स से निकली है. अगर तुम्हारा सोर्स जो है, अगर सोर्स जो है वो पॉइंट सोर्स होगा, कैसा सोर्स होगा, पॉइंट सोर्स, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि स्पेरिकल सोर्स होगा, जैसे कि सन, सूर्य भाई, स्पेरिकल. तो स्पेरिकल सोर्स या पॉइंट सोर्स के लिए जो वेव फ्रंट निकलेगी वो कौन सी होगी, स्पेरिकल वेव फ्रंट. क्योंकि अगर मान लीजिए ये पॉइंट है तो इसके इर्द गिर्द आपको ऐसा, ये बोर्ड के ऊपर तो हम खाली 2D डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन आप सच में इमेजिन करो तो ये तो वेव फ्रंट ऐसे 3D जाएगी ना, फुटबॉल की तरह बढ़ती जाएगी. तो इसलिए उस वेव फ्रंट को हम स्पेरिकल वेव फ्रंट बोलेंगे. नेक्स्ट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कब होगी, जब आपके पास जो सोर्स है वो कैसा हो, लीनियर, यानी कि लाइन सोर्स हो. जैसे कि ट्यूबलाइट आपने देखा होगा, तो जब भी कोई लाइन सोर्स हो तो उस लाइन सोर्स के इर्द गिर्द वेव फ्रंट को आप ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में बनाते हो, कुछ ऐसे, ये ऐसे. तो ये वेव फ्रंट कौन सी है, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में वेव फ्रंट आगे आगे बढ़ रही है, तो इसको बोलेंगे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट. एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, प्लेन वेव फ्रंट के लिए हमको जो सोर्स है वो कोई भी चल सकता है. इट माइट बी द पॉइंट सोर्स या फिर लाइन सोर्स, दोनों में से कोई भी चलेगा. बस कंडीशन है ये है कि आपको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे देखना पड़ेगा. मतलब पॉइंट सोर्स से फाइनाइट डिस्टेंस स्पेरिकल वेव फ्रंट, लाइन सोर्स से फाइनाइट डिस्टेंस सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, एंड लाइन या पॉइंट सोर्स से इनफाइनाइट डिस्टेंस तो कौन सी वेव फ्रंट बनेगी, प्लेन वेव फ्रंट. ये हमने कल की क्लास में देखा था. आगे बढ़े,
फिर हम लोगों ने हर एक वेवफ्रंट का, जैसे स्फेरिकल वेवफ्रंट का दो क्वांटिटीज, एक उसकी इंटेंसिटी और दूसरा उसका एम्पलीट्यूड जो है, इनका हमने रिलेशन देखा। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमें मिला स्फेरिकल के केस में, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, यानी कि सोर्स से जैसे जैसे आप देखो, ये डिस्टेंस r1 है और सोर्स से ये वाला डिस्टेंस r2 है, सोर्स से ये वाला डिस्टेंस r3 है। तो आप इस पॉइंट पे इंटेंसिटी चेक करो, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी चेक करो और इस पॉइंट पे इंटेंसिटी, तो तीनों पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होगी यहां से निकली हुई एनर्जी की, वो अलग अलग होगी। जितना r ज्यादा होगा उतनी इंटेंसिटी कम होगी। और कैसा रिलेशन है? स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। और बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होती है। तो फिर इंटेंसिटी को 1/r² लिखा, ये पूरा आपको पता ही है। तो एम्पलीट्यूड का रिलेशन डिस्टेंस के साथ में कैसा है? इनवर्स, दैट a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ये बात किसकी हुई थी? स्फेरिकल वेवफ्रंट। उसके बाद सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट में हमने देखा था कि इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। एरिया ही लिया था, लेकिन सिलेंडर का एरिया क्या होता है? 2πr इंटू एच। तो यहां पे r के साथ कैसा रिलेशन है? इनवर्स। दोबारा से हम लोगों ने उसी तरीके से सवाल किया, तो एम्पलीट्यूड का रिलेशन हमको मिलता है a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √r। ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट वेवफ्रंट के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें हमें यह पता चला कि इंटेंसिटी जो होती है कांस्टेंट रहती है, या आप ऐसा कह सकते हो कि जो एम्पलीट्यूड है या इंटेंसिटी है, स्पेशली इंटेंसिटी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन r। इट इज इंडिपेंडेंट ऑन r। तो एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी r के ऊपर, यानी कि डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। यह हमको समझ में आया था प्लेन वेवफ्रंट के केस में। ठीक। उसके बाद आगे हम बढ़े थे और हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये तो कर दिया था सॉल्व। ठीक है। नेक्स्ट, हाइजेंस प्रिंसिपल। 3 पॉइंट बताए थे हाइजेंस प्रिंसिपल के। बताओ सबसे पहला क्या था? एवरी पॉइंट ऑन द वेवफ्रंट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट एंड emits secondary wavelets in all direction। यानी कि जिन वेवफ्रंट्स की आप बात कर रहे थे, जैसे ये पॉइंट सोर्स हम सन मान रहे इसको, तो इसके आजू बाजू में जो वेवफ्रंट होगी वो सारी की सारी कौन सी वेवफ्रंट होगी? स्फेरिकल। तो हाइजन बोलता है इस वेवफ्रंट के ऊपर का हर पॉइंट, हर मतलब हर, मैं अभी 2-3 ही निकाल रहा हूं, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द वेवफ्रंट, इसको आप एक नया फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट मान सकते हो। हर पॉइंट वेवफ्रंट का अपने आप में एक नया सोर्स ऑफ लाइट है, और वो भी सेकेंडरी वेव्स इमिट करेगा। उनको हमने सेकेंडरी वेवलेट्स माना, और वो भी अपने स्पीयर, जैसे इसने कैसे से वेवफ्रंट बनाई, वो भी अपनी बनाएगा, लेकिन उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स। समझ में आ रहा है क्या? दूसरा पॉइंट, ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स है ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होते हैं? इफेक्टिव, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा इफेक्टिव होती है एज कंपेयर टू बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। और तीसरा पॉइंट, अगर आपको किसी गिवन वेवफ्रंट का, जैसे मान लो इस वेवफ्रंट को मैं नाम देता हूं XY, ये जो येलो कलर की वेवफ्रंट आपको दिख रही है इसका नाम रखा मैंने XY। बताओ, पोजीशन पता है हमें ये है, और नेचर पता है स्फेरिकल है। जब आपको किसी भी वेवफ्रंट का नेचर और पोजीशन पता है, तो उसकी नेचर एंड पोजीशन एट लेटर इंस्टेंट आपको निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे? न्यू पोजीशन ऑफ अ गिवन वेवफ्रंट एट लेटर इंस्टेंट कैन बी ऑब्टेन बाय ड्रॉइंग टेंजेंशियल सरफेस टू द सेकंडरी वेवलेट्स। ह्या ज्या सेकंडरी वेवलेट्स आहेत, अरे बाबा ह्या तर मी 3च काढल्या, इथचाही पॉइंट वेव बनविल, इथचाही पॉइंट बनविल, समजलं का तुम्हाला? अशा सगळ्याच या सेकंडरी वेव, या सगळ्यांना जेव्हा तुम्ही एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कराल, दैट कॉमन टेंजेंट क्या होगी? सेकंड नेक्स्ट पोजीशन होगी, लेटर इंस्टेंट पे पोजीशन होगी इस XY पोजीशन की। इसको मैं नाम दूंगा X', Y'। क्लियर है? हाइजेंस प्रिंसिपल थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। फिर यही मैंने अभी डायग्राम डाल के रखी हुई थी हाइजेंस प्रिंसिपल की। देखिए, ये वेवफ्रंट के ऊपर के पॉइंट है, अपने आप में नए सोर्स बने हैं। ठीक है। इस तरीके से सेकेंडरी वेवलेट्स बनाई, और इनको एक कॉमन टेंजेंट बनाऊंगा, तो वो हमारी नेक्स्ट पोजीशन हो जाएगी हमारे प्राइमरी वेवफ्रंट की। ठीक है। अब हमको पढ़ने हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइजेंस थ्योरी। लेकिन इसको पढ़ने से पहले मैंने कल ही बताया था कि कुछ और चीजें हमको समझनी पड़ेगी, जिसके अंदर मैं आपको बताता हूं हमको क्या क्या समझना है। पहले हमको समझना है बेसिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है और उसके लॉज क्या है, रिफ्लेक्शन एंड इट्स लॉज, जो कि हम कल पढ़ चुके हैं। ठीक है। दूसरी चीज हमको पढ़नी है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने रिफ्रैक्शन एंड उसके भी लॉज। ओके। एंड नेक्स्ट हमको पढ़ना है हाइजेंस कंस्ट्रक्शन।
क्या पढ़ना है? हाइजेंस कंस्ट्रक्शन, एंड देन उसके बाद हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेन थ्योरी। पहले बेसिक तो समझ लें जो हम अब तक जान रहे हैं। तो मैंने कल बताया था कि देखो रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं पहले, पहले क्या पढ़ते हैं? रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का कल मैंने आपको डेफिनेशन बताया था कि लाइट जाके किसी चीज को टकरा के जब वापस आएगी उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। लाइट का डेफिनेशन बताया था, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक है, इनटू द सेम मीडियम, इनटू द सेम मीडियम। हम बचपन में करते थे, आईना लेके घर के बाहर खड़े रह के घर के अंदर जो बैठा है उसके चेहरे पे चमका देते, ऐसा आरसा के अनुसार चमकत जाओगी ना अपन। हाँ, दैट इज व्हाट रिफ्लेक्शन। तो ये है हमारा प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको हम मानेंगे मिरर। क्या मानेंगे? मिरर, ठीक है। और ये इंसिडेंट रे आया यहां पे गिरा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया तुम्हारा IR, ठीक है। ये क्या है? ये बोला नॉर्मल, और ये हो गया तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे। इसने इसके साथ जो एंगल बनाया इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कुछ इस तरीके से होता है। क्या रूल्स थे? पहला रूल्स था एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होगा। दूसरा रूल था इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है, वो तीनों सेम प्लेन में होते हैं, ठीक है, कल बताई ये सारी चीजें। एंड तीसरा जो नियम था, थर्ड नियम, वो था इंसिडेंट रे एंड जो तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ नॉर्मल। असा आहे का? इन्सिडेंट रे आला, टप्पा खाला, इकडेच वापस आला, नाही तसं नाही होत, नॉर्मलच्या तिकडल्या साईडनं तो जातो। तर हे झाले आपले लाज ऑफ रिफ्लेक्शन जो हम लोअर क्लासेस में जानते हैं, ठीक। ओके, अब हम रिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन जो तुमने क्लास 10th में पढ़ा था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, क्या है रिफ्लेक्शन का थ्योरी, रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट? कि अगर मान लो लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाए, जैसे कि यहां पे हमने मान लिया ये है ग्लास और उसके ऊपर वाला मीडियम एयर है, हल्का मीडियम है, रेयरर मीडियम है। अब लाइट का रे आया और ऐसे आके यहां पे इंसिडेंट हुआ, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। और ये जो बला दिख रही है इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल। इंसिडेंट ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। कुछ ऐसे लाइट आया। अब पहला एयर तो ट्रांसपेरेंट मीडियम था, ग्लास या फिर जो वाटर ले रहे वो भी ट्रांसपेरेंट है, तो अब रिफ्लेक्शन की बात है नहीं, अब हम उसके अंदर एंट्री कर रहे हैं लाइट, उस पर फोकस करेंगे। तो लाइट ने ऐसे जाना चाहिए था लेकिन लाइट ऐसे बेंड हो गया, उसने डायरेक्शन चेंज कर ली। इस फेनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और ये जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। तो यहां पे ध्यान रखना ये रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन का एंगल है, और ये तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक। ओके, तो डेफिनेशन ऐसी आएगी, दैट इज बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। लाइट बेंड हो गया ना, सीधा जाना चाहिए था लेकिन बेंड हो गया, ठीक है। बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट passes from one transparent medium to another ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। उस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन की वजह से जो फिनोमेना देखने को मिलते हैं समाज में, आजू बाजू में, हमारे नेचर में, उनके बारे में ज्यादा बकबक नहीं करेंगे, काम की चीजों के ऊपर फोकस करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तुमने क्लास 10 में वो सारे फिनोमेना पढ़े हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, मिराज फॉर्मेशन, ठीक है, और अर्ली सनराइज, अर्ली सनसेट, है ना, जो आप होली फायर में से जब किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो वो हिलता हुआ नजर आता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी है। अब हम लॉज को पढ़ते हैं, तो देखो जो दो लॉज है, लॉ नंबर 2 एंड लॉ नंबर 3, वो सेम है। जैसे कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये सेम प्लेन में लाया करते हैं। उधर भी तो था ये लॉ, ठीक है। आप देखेंगे इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में लाया करते हैं। और तीसरा, इंसिडेंट रे एंड
रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड, फ्लैक्टेड नहीं फ्रैक्टेड, ठीक है, ये अपोजिट साइड में लाई करते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ नॉर्मल। लेकिन इसका जो पहला नियम है आई और आर को लेके वो ये है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये किसी भी गिवन पेयर के लिए क्या रहता है, कांस्टेंट। मतलब कि ये जो जोड़ी आप ले रहे हो मीडियम की, एयर ग्लास, एयर वॉटर, वॉटर केरोसिन, पेट्रोल डीजल, जो भी आप लेंगे, या जोडीसाठी पहिला मीडियम दूसरा मीडियम, इन पेयर के लिए साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और इस कांस्टेंट को ही हम डिनोट करते हैं म्यू से, दैट इज रिफ्रैक्ट, यन से करते हैं या फिर म्यू से करते हैं, तो म्यू से करेंगे। और दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मेनली ये डिफाइन ऐसे होता है, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम का फॉर्मूला हो जाएगा साइन ऑफ एंगल इन फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल इन सेकंड मीडियम। इसी को ही आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर मान लो पहले मीडियम में लाइट C1 स्पीड से या V1 स्पीड से चल रहा है और दूसरे मीडियम बदलने से स्पीड बदलती है लाइट की, तो अगर यहां पे लाइट की स्पीड V2 हो गई तो आप इसी को V1 अपॉन V2 ऐसे भी लिख सकते हो। आगे चल के अगर मान लो कि आपकी जो वेव चल रही थी उसकी वेवलेंथ पहले मीडियम में λ1 थी और दूसरे मीडियम में एंट्री करने के बाद वेवलेंथ बदल के कितनी हो गई, λ2, तो आप इसको लिख सकते हो λ1 अपॉन λ2, क्योंकि V इज इक्वल टू क्या होता है, n λ। तो पहले मीडियम में स्पीड V1 थी तो वेवलेंथ λ1 थी, दूसरे मीडियम में स्पीड V2 थी और वेवलेंथ कितनी थी, λ2। फ्रीक्वेंसी जो है वो दोनों मीडियम में बदलती नहीं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो सोर्स पे डिपेंड करती है, मीडियम बदलने से फ्रीक्वेंसी बदलती नहीं, स्पीड बदल सकती है, वेवलेंथ बदल सकती है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमें ये फॉर्मूला मिलता है। क्या मिलता है, ये फॉर्मूला। समझ रहे हो क्या, जैसे अगर हम मान ले कि ऊपर वाला मीडियम एयर है और नीचे वाला मीडियम ग्लास है और मुझे निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू, विथ ऊपर वाला मीडियम कौन सा है, एयर, इज इक्वल टू होगा स्पीड ऑफ लाइट, मैं वी ले रहा हूं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो हवा में जो लाइट की स्पीड होती है वो अप्रोक्सीमेट होती है उतनी ही जितनी वैक्यूम में है, मतलब कितनी, दैट इज 3 इंटू 10 की पावर 8, और ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड होती है 2 इंटू 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 10 की पावर 8 कैंसल, तो कितना आएगा 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या होगा, 1.5। लेकिन जब ऊपरी मीडियम एयर या फिर वैक्यूम हो तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, हर बार बताने की जरूरत नहीं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, एयर है तो है, जैसे मैंने बोला यहां से खामगांव कितना दूर है, तो 17 किलोमीटर बोलने की जरूरत नहीं ना, क्योंकि वो किलोमीटर में बताया ना तुमने। वैसे ही जब मैं बोलूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है, 1.5, तो मेरे कहने का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और इसको ही बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की अगर बात करेंगे तो कुछ 1.33, ऐसे अलग अलग वैल्यूज होती है। क्लियर है क्या, तो आपको ये फॉर्मूलेस ध्यान रखने हैं। ये हुए हमारी रिफ्रैक्शन की कहानी। अब हम पढ़ेंगे तीसरी चीज, एंड दैट इज कॉल्ड एज हाइजेंस कंस्ट्रक्शन। झोपुनगा अब पढ़ने वाले हैं, और जितना बोरिंग पहला पार्ट था ना रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, उससे भी कहीं गुना ज्यादा बोरिंग चीज पढ़ाने वाला हो, तो ध्यान मत दो, ठीक है। तो हाइजेंस, कोई ध्यान नहीं देगा इधर, ठीक है, किसी का ध्यान बोर्ड पे नहीं। हाइजेंस कंस्ट्रक्शन क्या नहीं पढ़ने वाले हैं क्या नहीं पढ़ने वाले हैं, हाइजेंस कंस्ट्रक्शन। तो चलिए हाइजेंस कंस्ट्रक्शन क्या है। हाइजेंस कंस्ट्रक्शन इज अ ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, इट इज अ ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। हे काही साधा सुद्धा कंस्ट्रक्शन नाही, काही कोणतं कंस्ट्रक्शन आहे, इट इज अ ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। क्लास 8 मध्ये लाईन होती, चॉक वर मारा खाली मारा रेष ओळ आयुष्यात दुसरं केलंच का, ज्योमेट्रिक लाईना मार, हा रे geometric construction, geometric construction, Huygens construction is a geometric construction in which nature and position of a given wavefront, nature आणि पोझिशन
कोणाची? दिलेल्या वेव्हफ्रंटची. नेचर अँड पोझिशन ऑफ अ गिवन वेव्हफ्रंट कॅन बी obtained at latter instant, can be obtained at latter instant if the initial nature and position is known is called as very good, Huygens construction. What is mean by Huygens construction? It is a in which nature and position of a given wavefront can be obtained at later instant if the initial nature and position is known is called as Huygens construction. म्हणजे याचं म्हणणं आहे की बा तुम्हाला आधीचं नेचर आधीची पोझिशन माहित असेल, तुम्ही नंतरचं नेचर नंतरची पोझिशन इज नोन पण तिनं समजून नाही घेतलं, तिनं सांगितलं की बा ते बरोबर करा पहिले. व्हेरी गुड. अटी खाली जागा आहे काय? जाऊ द्या, लक्ष द्या. मग आता जर तुम्हाला एखादी कोणती वेव्हफ्रंट माहित आहे, कोणती वेव्हफ्रंट आहे ही? कोणती वेव्हफ्रंट आहे? स्पेरिकल वेव्हफ्रंटची सध्या तुम्हाला पोझिशनही माहित आहे आणि नेचरही माहित आहे. हिची नेक्स्ट पोझिशन कुठं असेल आणि हिचं नेचर कसं असेल हे कळण्यासाठी आपण काय यूज करतो? हायजनचं कन्स्ट्रक्शन. तो विथ द हेल्प ऑफ हायजन कन्स्ट्रक्शन आपण दोन प्रकारच्या वेव्हफ्रंटचे कन्स्ट्रक्शन आता करू. पहिले आपण कन्स्ट्रक्शन करू कोणाचं? स्पेरिकल वेव्हफ्रंटचं. आणि नंतर आपण कन्स्ट्रक्शन करू कोणाचं? प्लेन वेव्हफ्रंटचं. कोणाचं? प्लेन वेव्हफ्रंट. चलिए पहले बात करते हैं स्पेरिकल वेव्हफ्रंट का कंस्ट्रक्शन का. अरे तेच त्या गोष्टी आहेत ह्या, ठीक आहे. पण हे थेरी मध्ये प्रश्न विचारले जातात, ठीक है. स्पेरिकल वेवफ्रंट, स्पेरिकल वेवफ्रंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेरिकल वेवफ्रंट के लिए हमको एज्यूम करना है, कंसिडर करना है एक सोर्स ऑफ लाइट जिसको आपने प्लेस किया है किसी आइसोट्रोपिक मीडियम में या किसी होमोजेनियस मीडियम में, ठीक है. वो इसलिए क्योंकि अगर आप सोर्स मान रहे हो और वो सोर्स अभी वेव्स इमिट करेगा तो सब तरफ वो वेव्स सेम स्पीड में ट्रेवल करनी चाहिए. हम उस सोर्स से इक्वी डिस्टेंस पे कुछ पॉइंट मार्क कर रहे हैं. जैसे हमने एक पॉइंट मार्क किया ए, दूसरा पॉइंट बी और तीसरा पॉइंट क्या? सी. तो इससे एक वेव पहुंचेगी जितने समय में, तो इस पर तीनों पे सेम टाइम पे पहुंचेगी. तो ये तीनों का अगर हम लोकस ड्रॉ करेंगे तो वो कौन सा होगा? थांबा एक मिनट. हाँ ठीक है. तो ये पॉइंट ए मान लीजिए, पॉइंट बी मान लीजिए, पॉइंट सी मान लीजिए. तो ये तुम्हारी कौन सी वेवफ्रंट है? स्पेरिकल वेवफ्रंट, दैट इज एक्स वाई. सोर्स कंसिडर किया, आइसोट्रोपिक मीडियम में रखा, वहां से वेव्स निकली. इन 3 पॉइंट्स पे कौन से ए, बी और सी पॉइंट्स पे एक ही समय पे वो वेव पहुंची. ये तीनों पार्टिकल सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, सेम स्टेट ऑफ ऑसिलेशन या सेम फेज में हैं और इसलिए इनको जोड़ के हमने जो वेवफ्रंट बनाई वो एक स्पेरिकल वेवफ्रंट बनी है. नेचर पता है, पोजीशन पता है. अब अगर हमको इसकी लेटर इंस्टेंट पे पोजीशन और नेचर निकालना है तो हम यूज करेंगे हाइजेंस कंस्ट्रक्शन. अब हाइजेंस के थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोला है उसने? हाइजन बोला है कि वेवफ्रंट के ऊपर का हर पॉइंट अपने आप में एक नया सोर्स ऑफ लाइट है. तो ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द वेवफ्रंट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सोर्स एंड इमिट्स सेकेंडरी वेवलेट्स विद द सेम स्पीड. मतलब इसके ये लाइट कितनी स्पीड से जा रहा था? मान लो सी की स्पीड से जा रहा था, ठीक है. तो जब यहां से लाइट निकला तो टी समय में वहां से निकली हुई वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल के लिए बताओ? सीटी, क्योंकि वेलोसिटी इनटू टाइम इज द डिस्टेंस. तो सीटी इतना डिस्टेंस चौक में लो और उतना रेडियस मान के यहां पे इसके इर्द गिर्द एक ऐसा स्फीयर या सर्कल ड्रॉ करो. ये बन जाएगी ए से निकली हुई सेकेंडरी वेवलेट, सेम बी से निकली हुई सेकेंडरी वेवलेट और सेम सी से निकली हुई सेकेंडरी वेवलेट्स. अब तीसरे लॉ के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम लोग? हाँ, कैसे निकालेंगे पोजीशन? बाय ड्रॉइंग द
कॉमन टेंजेंट। अब इनको अगर हम कॉमन टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा y डैश और ये हो जाएगा x डैश। तो ये हो गई लैटर इंस्टेंट पे इस वेवफ्रंट की पोजीशन। समझ रहे हो क्या? तो ये हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फेरिकल वेवफ्रंट विद द हेल्प ऑफ हाइजेंस थ्योरी। हाइजेंस का प्रिंसिपल यूज किया ना इसमें, ठीक है। वही थ्योरेटिक थ्योरी में क्वेश्चन आए आपको बोर्ड एग्जाम में, तो आपको शब्दों में ये लिखना है। सोर्स लिया, ऐसे मीडियम में रखा, फिर किसी समय पे इन 3 पॉइंट पे पहुंचा, इनका नाम ABC है एज शोन इन फिगर, बाजू में डायग्राम निकाल लेना। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वी नो दैट। चलो ठीक। अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल, स्फेरिकल हो गया। अब कौन सा, प्लेन वेवफ्रंट। प्लेन वेवफ्रंट, तो प्लेन वेवफ्रंट भी कहानी वैसी। इमेजिन कीजिए कि एक प्लेन वेवफ्रंट है जो लेफ्ट टू राइट जा रही है। ये प्लेन वेवफ्रंट जो कहां से कहां जा रही है, लेफ्ट टू राइट। अब इस वेवफ्रंट के ऊपर का हर पॉइंट अपने आप में क्या है, एक फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट। लेट से A, B and C आर दी 3 पॉइंट्स विच आर कंसिडर्ड एज न्यू सोर्सेस ऑफ लाइट। अब लाइट की स्पीड कितनी है मीडियम में, c। t टाइम में कितने दूर तक जाएगी, ct डिस्टेंस कवर करेगी। तो ct इतना रेडियस लेके इसके इर्द गिर्द मैंने एक स्फीयर ड्रॉ किया, इसके भी इर्द गिर्द स्फीयर ड्रॉ किया और इसके भी इर्द गिर्द स्फीयर ड्रॉ किया। अब इन तीनों को अगर हम एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगी, जैसे पहले ये थी एक्स वाई, अब ये हो गई एक्स डैश वाई डैश। दिस इज द पोजीशन एट लेटर इंस्टेंट जो हमने बनाई। और ऐसे ही करते 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 लाइट आगे आगे बढ़ती है। कोई दिक्कत? तो ये हो गई कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फेरिकल एंड प्लेन वेवफ्रंट। अब हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉ को हम पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आप कह सकते हो, दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइजेंस थ्योरी। ठीक है, तो अब रिफ्लेक्शन स्टडी करना है हाइजेंस के थ्योरी पे बेस पे, सबका ध्यान बोर्ड पे। तो इसके लिए सबसे पहले कंसीडर करो एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसको आप मिरर मान सकते हो। क्या मान सकते हो? मिरर। तो लेट से एक्स वाई इज द मिरर। एक्स वाई क्या है बच्चों? मिरर, या इसको बोलेंगे प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या है ये? प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, अब इस पर लाइट आएगी, इस मिरर पे गिरेगी और रिफ्लेक्ट होगी। बस ये हमको हाइजेंस थ्योरी से प्रूव करना है, हाइजेंस थ्योरी से एक्सप्लेन करना है। तो चलिए सबसे पहले हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि इधर से एक प्लेन वेवफ्रंट आई, क्योंकि सन से जो लाइट आ रही है वो बहुत दूर से आ रही है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है सोर्स, और जब इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाइट आती है तो कौन सी वेवफ्रंट होती है? प्लेन वेवफ्रंट। ठीक है, तो कंसीडर अ प्लेन वेवफ्रंट, उसका नाम हम रखते हैं AB। AB is the plane wavefront जो काफी दूर से आई हुई है, and that wavefront is bounded by the two rays. One rays is this, bounded by the two rays। मैं जानबूझ के कलर अलग यूज कर रहा हूं, ठीक है, एंड ये दूसरा रे। समझ रहे हो क्या? ओके, इस तरीके से। ओके, ये वेवफ्रंट है और ये रेज है। वी ऑल नो दैट कि जो वेव नॉर्मल्स होते हैं वो वेवफ्रंट को कैसे होते हैं बच्चों? परपेंडिकुलर। रे ऑफ लाइट वेवफ्रंट को कैसे रहेंगे? परपेंडिकुलर। सन से लाइट आ रहा है और इस मिरर के ऊपर ये जो है प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इसको हम मिरर बोलेंगे। ठीक, प्लेन मिरर। ओके, नाउ ये जो वेवफ्रंट है, ये वेवफ्रंट आके ऐसे इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरेगी, ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रही है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये पहले यहां पे, फिर यहां पे, धीरे धीरे करके वही फंडा। हर पॉइंट एक नया सोर्स ऑफ लाइट है, कॉमन टेंजेंट ड्रॉ की, ये पोजीशन। हर पॉइंट एक नया सोर्स है, कॉमन टेंजेंट नहीं, हर पॉइंट एक नया सोर्स है, कॉमन टेंजेंट नाही, हर पॉइंट चालू सगळं। तर अशी करता 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 एक पॉइंट असा आला की हे वेवफ्रंट इथं आली। समझ रहे हो? वेवफ्रंट का नाम क्या था? वेवफ्रंट AB। क्या नाम था वेवफ्रंट का? AB। तो AB वेवफ्रंट इंसिडेंट हुई ऑब्लिकली एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। सबसे पहले वो कौन से पॉइंट पे जाके मिरर पे मिली? A पॉइंट पे। तो हम ऐसा मानेंगे कि ये जो A है, दिस इज इट्स पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पहला। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जो ऐसी वर्टिकल लाइन जाती है, इसको हमने अब तक के क्या बोलते आ रहे हैं? नॉर्मल। ये क्या है? नॉर्मल। अब तेरा जो इंसिडेंट रे होता है ना, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं अपन लोग
पी ए इंसिडेंट रे है और इसको नाम देते हैं क्यू बी। तो ये जो पी ए रे दिख रहा है, इस रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया उसको तू क्या मानेगा? दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। मानेगा नहीं मानेगा? मानेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ में रे ने जो एंगल बनाया उसको बोलेंगे आई। साथ ही साथ में अगर यहां पे आप ज्योमेट्री लगाओगे लीनियर एंगल को कंसीडर करते हुए, तो आपको डायरेक्टली शॉर्ट चीज बताता हूं कि वेवफ्रंट ने सरफेस के साथ जो बनाया इसको भी आप क्या कह सकते हो? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई रिपीट, इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो बनाया वही एंगल ऑफ इंसिडेंस, और वेवफ्रंट ने इसके साथ जो बनाया वो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस। कैसे? बाय ज्योमेट्री आप समझिए कि ये दो कैसे है, देखो हा रे आणि हा किती आहे एंगल? आय. दिसला का? आय. आता पहा, मनानं स्कोरायला वाटतं आहे की नाही? भरोसा नावाची बी काही गोष्ट असते. हा अँगल आणि हा अँगल बाय ज्योमेट्री सेम आहे. दिस अँड दिस इज सेम. तर कसं सांगितलं? रे न नॉर्मल सोबत म्हणला तो अँगल ऑफ इन्सिडन्स, किंवा इन्सिडंट वेवफ्रंट न, कोणत्या वेवफ्रंट न? इंसिडेंट वेवफ्रंट न सरफेस सोबत जो बनला तो सुद्धा काय असते? एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, तो ये आय हो गया. अब देखो यहां तक पहुंच गए हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. अब इस वेवफ्रंट का ये पॉइंट यहां पे पहुंचा, अगली देर में क्या होगा? ये वाला पॉइंट यहां पे पहुंचेगा, फिर ये वाला पॉइंट यहां पे पहुंचेगा, फिर ये वाला पॉइंट यहां पे पहुंचेगा, फिर ये वाला, मतलब कॉन्जिक्यूटिवली वो वेवफ्रंट के सारे पॉइंट्स उस सरफेस पे जाके पहुंचने वाले हैं. इसका मतलब ये जो बी पॉइंट है ये भी कुछ देर के बाद में यहां पे, लेट्स से दिस पॉइंट इज कॉल्ड अ सी पॉइंट, वहां पे जाके टकराएगा. ठीक. अब जो ये पॉइंट ए है, मैं जैसे ये वेवफ्रंट इंसिडेंट हुई यहां पे मैं हाइजेंस के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सोचता हूं. ए पॉइंट जो है ये अपने आप में एक नया सोर्स है. अब नया सोर्स है तो क्या करेगा? वेव्स को इमिट करेगा ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में. नीचे जाएंगे क्या वेव? नहीं, क्योंकि मिरर है, मिरर में से लाइट पास नहीं होंगी, तो खाली वो स्फेरिकल वेवफ्रंट किधर जाएगी? ऊपर. तो ये इसकी वेवफ्रंट, इसकी सेकेंडरी वेव्स यहां से निकलना स्टार्ट होगी. ए एक सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है. देखो चल रही है ऐसी वेवफ्रंट. ये समझ लगा तुम्हाला? क्योंकि वो नया सोर्स ऑफ लाइट है ना, वो अपनी सेकेंडरी वेव्स भेजेगा. जब ए ने सेकेंडरी वेव्स भेजना शुरू किया तब बी तो इसी पोजीशन पे था, तो बी जा रहा है अपनी वेव्स को लेके आगे आगे ऐसे ऐसे, ए जा रहा है इधर. मैं थोड़ा वापस जाता हूं. ठीक है, मला सांगायचं आहे की बी वरून भी लाईट निघालाय, ए वरून भी लाईट निघालाय. तर बी वरून समजा लाईटला सी पर्यंत पोहोचण्यासाठी उदाहरणार्थ टी टाइम लागला. किती टाइम लागला? टी. लाईटची स्पीड आपण अज्युम करू सी आहे. लाईटची स्पीड किती आहे? सी. तर बी टू सी हे डिस्टन्स किती असेल? सी टी. बी टू सी किती डिस्टन्स असेल? सी टी. तर मी काय केलं? चॉक मध्ये, तुम्हाला समजून झालं काही? काहीच नाही वर, काहीच नाही का? बंद करू का? चालतं, कंटिन्यू करून घेऊ. नाही समजलं तर नाही समजलं, तसंच कुठे काही समजू राहिला आपल्याला, नंतर घेऊ आपण. हे सध्या चालू, तू बोलून घे तू पहिले. काहीच नाही रे बा. ठीक आहे, हा ऐकत राहा फक्त. असं समजा की बस आपल्याला काही समजून राहिला नाही तरी बी ऐकत राहा. ठीक आहे. बी टू सी किती डिस्टन्स येते? सी टी. तर तुम्ही काय करा? चॉक घ्या. चॉक मध्ये एवढं अंतर घ्या, ए वर तो पॉइंटर ठेवा आणि एक आर्क ड्रॉ करा. तर तुम्हाला अशा पद्धतीनं एखादी आर्क भेटेल. अशी समजलं का? अशी नाही भेटली तर कशी ना कशी तर भेटेनच. आर्क म्हणून राहिलो मी. अशी नाही भेटली आ? नहीं 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 नहीं, ये नहीं लेना है डिस्टेंस, ये लेना है. और वो सेम नहीं है. लगता है वो सेम है, सेम नहीं है. लक्ष द्या. अरे तुम्हाला सोपं करू का? थांबा सोपी कर. त्या आर्क पास जाऊ तिकडे सांगून ठेवतो, मग आपण दुसऱ्या वे नाही पाहू. तर आता काय करू? आता हा बी पॉइंट इथं पोहोचला आणि इथून निघलेली वेव इथपर्यंत पोहोचली. तर या वेवफ्रंटची नेक्स्ट पोझिशन कशी ड्रॉ करतात? बाय ड्रॉइंग द कॉमन टँजंट. बाय ड्रॉइंग द
कॉमन टेंजेंट। तो अब मैंने कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया सी पॉइंट से इसको, ये थम ये हमरे ये ऐसे। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में से जाएंगे अपनी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे, और ये तुम्हारी ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट और सी डी हो गई तुम्हारी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। समझ लगा? नशी समझदारी असं जाते, ठीक है। अब तुम्हारे पास दो ट्रायंगल बन गए, अगर डायग्राम में आप देख रहे होंगे तो दो ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए डी सी चाललंय, 10वी चाललंय। हा, कोणते कोणते ट्रायंगल? ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए डी सी। जर तुम्ही या दोन ट्रायंगल आहेत बरोबर पाहिलं, जर तुम्ही या दोन ट्रायंगल आहेत बरोबर पाहिलं, तर तुमच्या लक्षात येईल की या दोन ट्रायंगलची एक साइड कॉमन आहे। बॅटरी इज लो, चार्जर आहे तिथं लावलेलं, राहू दे राहू दे, इथंच आहे बाई शर्मा, बॅगेत ठेवला का चार्जर? हा, ट्रायंगल एबीसी एडी, या दोन ट्रायंगलची एक साइड कशी आहे? कॉमन। कोणती आहे ते साइड? साइड कॉमन कोणती आहे मधलं? कॉमन साइड कोणती आहे? दोन ट्रायंगल आहे, एक साइड कॉमन आहे, एसी। कोणती आहे? एसी। मग अति लिहू आपण, है की नाही? साइड एसी आणि याची बी साइड एसी हे इक्वल आहे, त्याला काय म्हणू आपण? कॉमन साइड। कोणती साइड? कॉमन साइड। दोन ट्रायंगल जर तुम्ही बरोबर पाहिलं, तुमच्या लक्षात येईल की हा जो अँगल बी आहे, वेव्हफ्रंटनं रे सोबत बनवलेला अँगल किती आहे? तो 90 डिग्री। आणि हा जो अँगल आहे, हा दॅट वेव्हफ्रंटनं या रिफ्लेक्टेड सोबत बनवलेला अँगल, तो सुद्धा किती आहे? 90। तर अँगल बी अँड अँगल डी हे किती आहेत? 90। तर इथं मी लिहितो अँगल बी इज इक्वल्स टू अँगल डी आणि इट इज इक्वल्स टू किती? राईट अँगल ट्रायंगल मध्ये तो 90 डिग्रीचा अँगल आहे। कळतंय का? ओके, मग आता मला सांगा, आपल्याजवळ असे दोन ट्रायंगल आहेत की ज्याची एक साइड कॉमन आहे, एक अँगल 90 डिग्री आहे, सोबत सोबत हे जे ए टू डी आहे आणि बी टू सी आहे हे तर इक्वल आहेत, कारण तेवढं अंतर घेऊनच हे आर्क मारलेले आहे ना आपण। म्हणजे साइड साइड कोणती रे बाबू? ए पासून डी पर्यंत साइड एडी, साइड एडी, आणि दुसरी कोणती रे? साइड बीसी। हे कशा आहेत रे? इक्वल आहेत। हे कशा आहेत? इक्वल। म्हणजे दोन साइड इक्वल, एक अँगल 90 चा, तर ते दोन ट्रायंगल कसे आहेत मग? कॉन्ग्रंट। तर तुम्ही असं म्हणू शकता की ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रंट ऑफ ट्रायंगल ए बी सी नंतर कोणता? ए डी सी। आणि जर दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रंट असतील तर त्यांचे हे दोन अँगल, कोणता? अँगल बी ए सी, बी ए सी हा इक्वल असेल कशाच्या? अँगल डी सी ए च्या। कशाच्या? डी सी ए च्या। आणि तुम्हाला माहित आहे वेव्हफ्रंटनं सरफेस सोबत बनलेला अँगल किती असते? अँगल आय। आणि रिफ्लेक्टेड वेव्हफ्रंटनं सरफेस सोबत बनलेला किती असेल? अँगल आर। आणि अँगल आय इज इक्वल टू अँगल आर आहे, म्हणजे रिफ्लेक्शनचा लॉ फॉलो झाला की नाही झाला? झाला। समजलं का? हे बोर्ड वरती फक्त मॅथ्स आहे, बाकी तुम्हाला थेरॉटिकल त्या गोष्टी एक्सप्लेन कराव्या लागतील बोर्ड एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू, पण हे थेरीच आहे चॅप्टरची। समजलं का? आता काय नाही समजलं मला तुम्ही सांगू शकता? सगळ्यात नाही समजलं? प्लेन वेव्हफ्रंट आली, ऑब्लिकली इन्सिडेंट झाली, जेव्हा पॉइंट ए सरफेस वरती पोहोचला त्यानं सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट बनला आणि इमिट करणं सुरू केला सेकंडरी वेव्स। तिथून निघाला लाईट कुठपर्यंत तर पोहोचील ना, तो कुठं ना कुठेपर्यंत पोहोचला, पण तिथपर्यंतच पोहोचा जेवढा टाइम बी ले सी पर्यंत पोहोचायला लागते। तर बी टू सी डिस्टन्स किती आहे? सीटी। तर हा लाईट बी सीटी डिस्टन्स गेला असेल ना, मग तेवढं रिफ्लेक्शनला ओबे करून, म्हणजे हा रिफ्लेक्शनचा लॉ ओबे करून तिथं हे रिफ्लेक्टेड वेव्हफ्रंट तुम्ही काढून घेऊ शकता। तर हे झाली इन्सिडेंट वेव्हफ्रंट, हे झाली रिफ्लेक्टेड वेव्हफ्रंट। आणि मॅथमॅटिक्सनं त्या ट्रायंगल मध्ये लॉ लावला की आय इज इक्वल टू आर तुमचा प्रूव्ह होते। बदलू का? नेक्स्ट नाही, आता एवढं घ्याच लागते, तेच ते नाही, तसं मी समजून राहिलं का? मग चुपचाप ऐकून घ्या। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हायजन्स थ्योरी। अब
रिफ्रॅक्शन रिफ्लेक्शन रिफ्रॅक्ट पाहिजे होता. ठीक. आता हा इंटरफेस आहे दोन ट्रान्सपरंट मीडियमचा. वरचं मीडियम एअर, खालचं मीडियम ग्लास किंवा वॉटर. ठीक आहे. परत एकदा एक वेवफ्रंट आली, एक वेवफ्रंट आली आणि ऑब्लिकली इन्सिडेंट झाली. वेवफ्रंटचं नाव काय होतं? ए बी. वेवफ्रंटचं नाव काय होतं? काय नाव आहे वेवफ्रंटचं? ए बी. आणि ज्या दोन रेजनं ते बाउंड केलेली आहे ते दोन रेज त्याला परपेंडिक्युलर. हा रेज एक पी ए आणि हा दुसरा रे दॅट इज क्यू. हा पॉइंट कोणता आहे तुमचा? बी पॉइंट. आता पुढची गोष्ट अशी आहे की मगाशी मिरर होता म्हणून लाइट इकडे रिफ्लेक्ट झाला होता, पण आता ट्रांसपेरेंट मीडियम में तो लाइट इकडे जाईल ना. तो इसने अपनी वेवफ्रंट ऐसे बनाना शुरू कर दिया इस मीडियम में. ठीक है, ये ऐसे ऐसे है, ऐसे वेवफ्रंट जा रही है आगे 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 आगे. ठीक है, और ये बी से सी तक लाइट भी गया. समझ रहे हो क्या? बी टू सी पहुंचने के लिए लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? सी टी. लेकिन तब लाइट की स्पीड मीडियम में कितनी थी? C1. तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा? C1t. लेकिन जब लाइट इस मीडियम में एंटर किया तो लाइट की स्पीड कम हो गई होगी ना, क्योंकि नीचे वाला मीडियम कैसा है? डेंसर. तो इसने बी टू सी इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया क्योंकि स्पीड ज्यादा थी. अब इसने C2 स्पीड से ट्रेवल किया ना, क्योंकि मीडियम में स्पीड कितनी है? C2 कम है, तो डिस्टन्स इसका कैसा होगा? कम ट्रॅव्हल होगा. तो हे वेव लाईट फक्त इथपर्यंतच पोहोचू शकला. तर मी काय करील, इथून एक कॉमन टँजंट ड्रॉ करील. ते कॉमन टँजंट ड्रॉ करील तर याला याला कॉमन टँजंट ड्रॉ करायला लागेल, तर हा असं येईल. समजलं का? आता या पॉइंटून जे वेवफ्रंट रे निघेल तो या वेवफ्रंटला परपेंडिक्युलर पाहिजे, तर तो असा जाईल आणि इथून सुद्धा हा असा जाईल. हे तुमचे रिफ्रॅक्टेड रेज आहेत. इन्सिडेंट वेवफ्रंट ए बी ना हा अँगल बनवला, याला अँगल आय म्हणतात. रिफ्रॅक्टेड वेवफ्रंटनं हा जो अँगल बनवला सरफेस सोबत याला अँगल आर म्हणतात. हा 90 असतो आणि हा सुद्धा काय तुमचा 90. या दोन ट्रँगल मध्ये तुम्हाला जॉमेट्री अप्लाय करायची आहे. चला, या दोन ट्रँगल मध्ये जर विचार केला तर या अँगलच्या एक्झॅक्ट ऑपोजिट कोण आहे? हा बीसी. आणि याचा हा 90 डिग्री आहे, तर हा कोण झाला? हायपोटेनस. तर मी जर समजा इथं ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन यूज केलं साइन, तर साइनचा फॉर्म्युला काय असते? अपोजिट अपॉन हायपोटेनस. तर अपोजिट कोणता आहे माझ्याकडे? पहा, हा पॉइंट ए आहे. अपोजिट कोण आहे माझ्याकडे? बीसी. आणि हायपोटेनस कोणता आहे माझ्याकडे? एसी. ठीक आहे, तर बीसी ची व्हॅल्यू किती लिहीन मी? C1t. आणि एसी हा फक्त एसीच राहू देतो. हे झालं इक्वेशन नंबर 1. साइन कोणता घेईल मी? आय. या खालच्या ट्रँगल मध्ये जर पाहिलं, हा सी आहे, हा डी आहे. खालच्या ट्रँगल मध्ये हा आर आहे. आरच्या एक्झॅक्टली अपोजिट जर पाहिलं तर हा एडी आहे. म्हणजे साइन ऑफ आर इज इक्वल टू काय होईल? अपोजिट साइड एडी. आणि 90 चा अपोजिट हायपोटेनस काय? एसी. एडी डिस्टन्स किती आहे? C2 स्पीड ने त्याने किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं असेल? C2t. तर हा होईल C2t अपॉन काय रे? एसी. इक्वेशन नंबर 2. जर या दोघांचा रेशो घेतला तर साइन ऑफ आय अपॉन साइन ऑफ आर इज इक्वल्स टू C1t. एसी एसी कटला रेशो मध्ये. C1t अपॉन काय झालं? C2t. अब टी गेट कॅन्सल. आणि तुम्हाला माहित आहे स्पीड ऑफ लाईट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाईट इन सेकंड मीडियम, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रॅक्टिव्ह, किंवा असंही म्हणू शकतात. हा चालते, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. अरे स्पीड इन फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय स्पीड इन सेकंड मीडियम. आणि काय आलं? साइन आय अपॉन साइन ऑफ आर. हा काय रे? रिफ्रॅक्शनचा पहिला लॉ. हेन्स प्रूफ. ठीक आहे, थोडासा थेरी वाटलं तर हँड रिटन नोट्स म्हणून थेरी वाचा. पॉइंट टू पॉइंट पूर्ण एक्सप्लेन केलेला आहे. नसेल समजलं माझ्याकडून समजून घ्या. हा बोर्ड साठी जास्त महत्वाचा टॉपिक आहे. क्वेश्चन वगैरे तर तुम्हाला क्वेश्चन आहे त्याच्यावरती, ते मी डायरेक्ट एमसीक्यूच्या वेळेस तुम्हाला सांगेल. याच्यावर स्पेशली रिफ्रॅक्शनवरच या जे वेवफ्रंट आहे तिच्या विड्थ वरती क्वेश्चन विचारले जातात. विड्थ वरती जेव्हा मी क्वेश्चन घेईल तेव्हा तुम्हाला सांगेलच. पण मेनली हा थेरी पॉइंट ऑफ व्ह्यू टॉपिक महत्वाचा आहे. इथं तुमचं रिफ्लेक्शन आणि रिफ्रॅक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हायजन थेरी खतम होते. माझ्याजवळ काही प्रश्न आहेत. ठीक आहे, जनरल प्रश्न, एकदम जनरल प्रश्न जे कोणी भी सांगू शकते. ठीक आहे, प्रश्न आहे अ प्लेन वेवफ्रंट इज इन्सिडेंट. A plane wavefront is incident on a given optical device. In each case, draw the correct wavefront after the interaction of the light rays with the optical device. आता ऑप्टिकल डिव्हाइस म्हणजे काय? ऑप्टिकल डिव्हाइस मध्ये मेनली आपल्याकडे येतात मिरर आणि लेन्स. ठीक आहे, तर मिरर आपल्याकडे दोन प्रकारचे असतात. एक कोणता? कॉन्केव मिरर. आणि दुसरा कोणता? कॉन्व्हेक्स मिरर मेनली. ठीक आहे, आणि लेन्सचं पण ज्या प्रामुख्याने आपल्याकडे लेन्स आहेत कॉन्व्हेक्स आणि कोणती रे? कॉन्केव. ठीक आहे, तुम्हाला ओळखायचे पण आहेत. आणि हे आता इथं पहा, हा जो दिसून आला हा मिरर आहे आणि हे जे दिसून आला हे काय? लेन्स आहे. ठीक आहे, इथून जे वेवफ्रंट आली हे कोणती वेवफ्रंट आहे? प्लेन.
आता हा मिरर म्हटल्यामुळे याच्या बॅक साईडला याच्यातून लाईट पास होईल का? नाही. आणि हा कोणता मिरर आहे मग सांगा बरं, याचं नाव ओळखा बरं, नेचर ओळखा. कॉन्केव का कॉन्व्हेक्स? तर याला म्हणतात कॉन्केव मिरर. कोणता मिरर आहे हा? कॉन्केव. हा कोणता आहे? हा मिरर कोणता आहे? हा कॉन्केव आहे. हा कॉन्केव आहे का? आणि हा मिरर कोणता आहे हे सांगण्यासाठी महत्वाचं आहे की तुम्हाला हे समजायला पाहिजे की त्याचा पॉलिश सरफेस कोणता आहे. जर समजा हा मिरर आहे तर पॉलिश सरफेस म्हणजे जिकडून चमकते तो, पेंटेड हा पॉलिश हा जिकडून चमकते तो. मग इकडून जर मी समजा याच्यात पोवरालो असा, हा आत आहे, हा आत आहे, तर हा कॉन्केव झाला, कॉन्केव. आणि जर असं असलं मी इकडून पाहून राहिलो तर हा कॉन्व्हेक्स झाला. पॉलिश सरफेस इधर से, तो अभी मैंने इधर से पेंट किया हुआ है तो पॉलिश सरफेस अंदर, चमकने वाला सरफेस अंदर से है, तो ये कौन सा मिरर हो गया? कॉनकेव मिरर. कॉनकेव. पेंट इकडून करलाय, पेंट इकडून केला था, हा कॉन्वेक्स. ओके. अब बताओ कि ये वेवफ्रंट जाएगी, इसको टकराएंगी तो वापस कैसे आएंगी? जाएंगी, टकराएंगी, वापस कैसे आएंगी? ठीक है, तो देखते हैं. तो इमेजिन करो ये रे गया ऐसे 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 गया, ये रे गया ऐसे ऐसे गया, ये रे गया ऐसे ऐसे गया. अब ये जो हमारा मिरर है ये एक ऐसे सर्कल का पार्ट है. तो यहां से अगर मैं एक लाइन खींचू ग्रीन कलर में, इसको हम मानेंगे सरफेस को नॉर्मल. क्या मानेंगे? सरफेस को नॉर्मल. ऐसे तो इंसिडेंट रे कैसे जाएगा? देखो ये हमारा रे है, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगा रे, और ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगा. समजू राहिलं का तुम्हाला? अरे I इज इक्वल्स टू आर लागेल ना आपल्याला, तर हे रेज येतील. मग आता जर समजा हे सगळे पहिले हे पा रेज पॅरल होते, आता त्या कॉन्केव मिरर लावून ते रेज कन्व्हर्ट झाले, तर तुमची वेवफ्रंट त्याला परपेंडिक्युलर लागेल ना. मग परपेंडिक्युलर का अशी काढीन का मी? अशी काढीन का रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट? नाही. रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट जे असेल माझी ते अशी असेल. पा या तिघांनाही परपेंडिक्युलर लागेल, तर हे अशी. म्हणजे इन्सिडेंट वेवफ्रंट माझी प्लेन नेचरची होती, पण रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट कोणत्या नेचरची आली? स्पेरिकल नेचरची. कारण लाईट कोणत्या मिररवर जाऊन इन्सिडेंट झाला होता? कॉन्केव मिररवर. हे काही लक्षात नाही आलं वाटते? आलं. नेक्स्ट ट्राय करा मग. सांगा आता ही लेन्स कोणती आहे सांगा बरं? कॉन्व्हेक्स. गुड. ही लेन्स कोणती आहे? कॉन्व्हेक्स. आणि कॉन्व्हेक्स लेन्स म्हणजे कन्व्हर्जिंग लेन्स असते. कोणती लेन्स असते? कन्व्हर्जिंग. म्हणजे हा रे आला असा, हा आला असा, हा आला असा, तर या प्रिन्सिपल ऍक्सिस वर इकडे फोकस असते आणि हे रेज इथं कन्व्हर्ज होतात. मग रेज जर कॉन्व्हर्ट झाले तर आपली जी वेवफ्रंट असेल तर याला परपेंडिक्युलर असेल ना. मग परपेंडिक्युलर कशी काढेल मी? अशी काढू का अशी काढू? कशी अशी काढली तर परपेंडिक्युलर नाही येणार ना, ती अशी काढावं लागेल. आलं का लक्षात तुमच्या? चला नेक्स्ट. इधर होमवर्क होमवर्क होमवर्क. तर हे तुम्हाला ओळखायचं आहे की कोलिजन झाल्यानंतर, स्ट्राइक झाल्यानंतर आता हा मिरर जो आहे हा आहे कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, इसमें मैं पेंट पीछे से कर देता हूं. और ये है कॉनकेव लेंस. डाइवर्जिंग लेंस है ये. तो डाइवर्जिंग है तो रेज ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे. तो ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा. और इधर रेज ऐसे जाके ऐसा आएगा, ऐसा जाके ऐसा जाएगा, ऐसा जाके ऐसा जाएगा. तो ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा. समझ रहे हो क्या? तो ऐसा होगा. फिर अब प्रिज्म है, प्रिज्म. बस झालं का? होमवर्क 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 होमवर्क. फक्त हा रेज असा गेला तर या सरफेसला मला नॉर्मल परपेंडिक्युलर घ्यावं लागेल अशी. बरोबर आहे. आणि समोरचं मीडियम ट्रान्सपरंट आहे तर लाईट रिफ्रॅक्ट होईल. रिफ्रॅक्ट होईल म्हणजे नॉर्मल कडे जाईल. कोणाकडे जाईल? नॉर्मल कडे. नॉर्मल कडे म्हणजे असं होईल ते, असं होईल ते. हा पाय उकडे चालला. हा आता हे लेन्स जरा लहान काढले गेली तर ते थोडस तिकडेच दाखवायचे होते. समजलं का? तर हे इथून रिफ्लेक्शन होताना आता ही नॉर्मल अशी आहे तर इथून अवे जाईल. हा नॉर्मल अशी आहे, इथून अवे जायला. समजलं का तुम्हाला? तर अशा पद्धतीच्या हे आहेत. मग त्यांची जे वेवफ्रंट आहे ते तुम्हाला परत हे रेस पॅरल आले की ते ड्रॉ करता
येईल. हावले हाव लावणं सुरूच आहे. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे हा वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक इथं खतम होते आपला. बाकी आपण आता नेक्स्ट क्लासमध्ये घेऊ. तुम्ही लक्ष देत नाही तर चांगला टॉपिक आहे.